जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त हो, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं आज की क्वेश्चंस की। तो आज का जो सेट है बिल्कुल ही न्यू सेट है और 100 क्वेश्चनों का हम जो है 100 MCQ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चनों का हम फुल एनालिसिस करेंगे विथ डिस्कस के साथ। और पिछले क्लास की तरह आज भी कुछ जो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है आज की सीट। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपको PDF चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन करके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और कई सारी जानकारियाँ जो वहाँ पे शेयर की जाती है, तो ज़रूर जाके जुड़ें और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज की क्वेश्चंस की। तो आज के सेट की हम स्टार्ट करने से पहले आज की मोटिवेशन लाइन की हम बात कर लेते हैं। जितना कम बोलोगे उतने ज़्यादा प्रभावशाली आपके शब्द होते जाएंगे। तो सही बात है, आप जितना कम बोलोगे ना उतना ज़्यादा आपके शब्द जो है प्रभावशाली होने वाले हैं। तो ये समझ में आ जाता है कि कम बोलने वाले जो है ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और विवेकशील इंसान होते हैं, और वो जो है किसी से उतना मतलब ही नहीं रखते हैं। तो इसी तरह आपको जो है ज़िंदगी जीने हैं और खूब इंजॉय करके मज़े करने हैं। और होली की हम बात कर लेते हैं। आप सभी को हमारे परिवार की तरफ से ढेर सारी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आपका दिन अच्छा गुजरे, होली भी अच्छी तरह से मनाएं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। चलिए तो दोस्तों, आज की क्लास की हम बात करते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हम इसी तरह जो है सेट कराने से पहले जो है एक्स्ट्रा डोज कराते हैं ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सके। तो यह जो क्वेश्चंस है, यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो जो भी हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कराते हैं वो सारे के सारे जो एग्ज़ाम यानी कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की एक्स्ट्रा डोज की। यह करने के बाद हम तब सेट की ओर आगे बढ़ेंगे और फुल सेट का डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं विश्व वन्यजीव दिवस 2023 की हम बात कर लेते हैं। तो विश्व वन्यजीव दिवस की हम बात 2023 की, तो हम बात कर लेते हैं घोषणा जो हुआ था, कब हुआ। विश्व वन्यजीव दिवस मनाने की घोषणा जो हुआ 20 दिसंबर 2013 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका जो है किया गया। इसके मतलब वन जीव दिवस मनाने की घोषणा किया गया, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। हस्ताक्षर कब हुआ? 3 मार्च 1973 में। इसीलिए 3 मार्च को जो है वन जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नामित किया गया 68वां सत्र जो है 2013 में हुआ। कहाँ हुआ? 68वां सत्र जो हुआ था, नामित हुआ था 2013 में। 3 मार्च को जो है प्रतिवर्ष जो है विश्व वन जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 3 मार्च 2014 को मनाया गया था विश्व वन जीव दिवस। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व वन जीव दिवस की बात करें तो पहली बार 3 मार्च 2014 में मनाया गया था। उसी दिन से जो है लगातार मनाते आ रहे हैं। अब बात करते हैं इसका थीम क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थीम है। तो थीम क्या है? वन जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। क्या है? वन जीव संरक्षण के लिए साझेदारी है। अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की स्थापना की बात करें तो 29 अप्रैल 1961 में था, मोरगोस में हुआ था। मोरगोस यानी कि स्विट्जरलैंड के मोरगोस में। इसका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब बात करते हैं WWF दुनिया भर में संरक्षण पहल के लिए धन प्रदान करता है। यानी कि जिस भी जीव, जो भी जीव है, पक्षी है, पशु है, उसके लिए जो हम बात करते हैं संरक्षण के लिए WWF जो है दुनिया भर में संरक्षण, उसके संरक्षण के लिए अब संरक्षण के पहल के लिए धन प्रदान करते हैं। यानी कि उसके लिए जो है धन, यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि धन क्या होता है। तो चलिए हम बात करते हैं वन जीव संरक्षण कानून की। हम बात करें तो कब आया था भारत में? तो 1972 में आया था, जिसमें 6 अनुसूचियाँ यानी कि सुरक्षा प्रदान करती है। 6 अनुसूचियाँ जो है सुरक्षा प्रदान करती है। अब बात कर लेते हैं और भी सारे क्वेश्चंस की। तो ये खूब एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। ये भी बात करते हैं, पूछे जाते हैं। वन जीव संरक्षण अधिनियम कानून को 1972 में आया था। अब प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये तो भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं यही। तो 29 जून को टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है, बाघ दिवस। और 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट की, तो 1992 में इसका शुरुआत हुआ। यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी की शुरुआत 1992 में, गंगे डॉल्फिन की प्रोजेक्ट की शुरुआत 1972 में। अब बात करते हैं हुंगुल परियोजना की प्रोजेक्ट की शुरुआत 1970 में,
मगरमच्छ परियोजना की शुरुआत की हम बात करें 1975 में, गंडा परियोजना संरक्षण की बात करें तो 1987 में, लाल पंडा परियोजना संरक्षण 1986 में, और हिम तेंदुआ संरक्षण परियोजना की बात करते हैं 2009 में इनकी शुरुआत हुई थी। तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप ये यहाँ पे ज्वाइन नहीं किए तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में, तो जरूर जाके इस चैनल का नाम दिया गया है, तो जरूर जाके ज्वाइन करें। तो बात करते हैं, वीडियो अगर पसंद आए तो कंटेंट पसंद आता है कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित है, तो आपके लिए हेल्पफुल है, तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अब बात करते हैं दोस्तों आज की सेट की, तो चलिए सेट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के सेट को हम प्रारंभ करते हैं। अगर लगे मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है, यानी कि हेल्पफुल है, तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और कई सारी जानकारी यहाँ पे शेयर की जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की पहले सवाल की। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन क्या है? मानव शरीर में जो संक्रमण फैलता है उसे रोकने में जो विटामिन कौन सहायक होते हैं? विटामिन ए सहायक होते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन सी का एस्कर्बिक अम्ल है। विटामिन बी का राइबोफ्लेविन 2 है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कांसा निम्न में से किसके मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? बात करते तांबा और जस्ता का, यानी कि कांसा की बात करें तो पिताजी, तांबा और जस्ता का जो है मिश्र धातु है। अब बात करते हैं पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो किसके मापन के लिए हिलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो हम यह बात कर लेते हैं जो इसका प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम क्या है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में होते हैं, ये आपको ध्यान रखें। अब बात करते हैं कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में प्रकार के दर्पणों में से किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि कार के पीछे जो साइड मिरर में जो दर्पण लगे हुए होते हैं, तो वह कौन सा दर्पण होता है? तो यह उत्तल दर्पण होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक है? तो बहुलक की हम बात करते हैं, इनमें से कौन सा बहुलक जो है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है प्रयोग? तो हम बात कर लेते हैं पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधित विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। तो सामान्यतः कहाँ पे पाया जाता है? तो हम बात करते हैं इसकी, तो इसका आंसर की हम बात करते हैं छोटे बच्चों में पाया जाता है। किसमें? छोटे बच्चों में जो है पाया जाता है। अब बात करते हैं प्राश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो प्राश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगर श्रव्य की ध्वनि की बात करें तो क्या होता है, जो हमारे द्वारा सुने जाते हैं मनुष्य के कान द्वारा 20 हर्ट्ज से जो कितना होता है 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। कितना? 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब श्रव्य की बात करें तो 20 हर्ट्ज से जो क्या होता है कम होता है, क्या कम होता है। और ये जो है श्रव्य प्राश्रव्य होते हैं अल्ट्रावायलेट किरणें, तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हर्ट्ज को मापने की को क्या नापा जाता है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में ऑब्वियसली है कि यह जो है आवृत्ति का मापन हर्ट्ज के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट की हम बात करते हैं यह जो अस्थि मज्जा में होता है। अब बात करते हैं कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है। तो कपड़े के साफ करने में प्रयोग होता है किसका? तो सल्फोनेट का प्रयोग किया जाता है। अब वही बात कर लेते हैं बेकेलाइट निम्नलिखित में से निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो बेकेलाइट जो है किसके संघनन से यह बनाया जाता है या बनता है? तो यह फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के जो है संघनन से बनता है। अब बात करते हैं जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र की हम बात करें तो यह हो जाएगा कौन सा?
CuSO4 इंटू 5H2O हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है। विद्युत की हम बात करते हैं बेहतर सुचालक है, तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि चांदी जो है सबसे बेहतर सुचालक है विद्युत का। अब बात करते हैं चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में इनमें से क्या है। तो आमतौर पर जो है प्रयोग होने वाले जो है चाइनीज खाना में सिरका जो है क्या है, तो हम बात करते हैं यह एसिटिक एसिड है। क्या है? एसिटिक एसिड। तो चाइनीज आदमी तो कुछ भी खा लेते हैं, बिल्ली कुत्ता बिल्ली चमगादड़ कुछ भी खा सकते हैं, तभी तो ये चमगादड़ खोर कहलाते हैं। और ये जो है इसी के द्वारा जो कोरोना जो पूरा दुनिया में जो फैलाया गया है, तो ये कुछ नहीं समझते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। बात करते हैं निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित की हम बात करते कौन सा या नहीं है, तो बात करते हैं इसका राइट आंसर की, तो देवगिरी में शंकर देव ये सही है। तो अब बात करते हैं वारंगल में क्या थे, वारंगल में हम बात करते तो ये रामचंद्र जो देव दिया गया है, तो ये बात करते हैं ये जो, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ये गलत दिया गया है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्योंकि हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत आक्रमण के समय रामचंद्र देव शासक था। कौन था? रामचंद्र देव शासक था। इसके किसके समय में? तो अलाउद्दीन खिलजी के जो दक्षिण भारत में आक्रमण के समय ये शासक था। बाकी की बात करें तो होयसल की वीर बल्लाल ये भी सही है। मदुरा की बात करें तो वीर पांड्या ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने, तो मिलान करने की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मिलान की, तो 17 नंबर क्वेश्चंस की हम बात करें तो इसका मिलान कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है तो इसका हम बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा। तो गंधार कला की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, गंधार कला की हम बात करते हैं कुषाण काल दिया गया है, ठीक है। अब बात करें जूनागढ़ लेक की हम बात करें तो ये क्या है, किससे संबंधित है, तो ये बात करें तो रुद्रदामन फर्स्ट से है। अब वही बात कर लेते हैं मिलिंद पन्नू की बात करें तो मिलिंद पन्नू क्या है, मेनांडर है। तक्षशिला लेक की हम बात करें तो ये कौन है, प्रतीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की जौनपुर राज्य का अंतिम शासक है। तो जौनपुर राज्य की बात करते हैं अंतिम शासक कौन था, तो हम बात करते हैं ये कौन था, तो हुसैन शाह जो था जौनपुर राज्य के अंतिम शासक था। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था, विक्रमशिला बिहार की संस्थापक की बात करते तो धर्मपाल था। बात करते ये विक्रमशिला कहाँ पे है, तो विक्रमशिला की बात करते तो भागलपुर जिले में, बिहार के भागलपुर जिले में। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में बात करें तो महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति जो है गाय को कहा जाता था। और ऋग्वेद में जो है गाय को अधन्य का प्रयोग किया गया था, गाय के लिए अधन्य यानी कि गाय को न मारने वाला पशु की संज्ञा दिया गया था ऋग्वेद में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य की हम बात करते हैं यह जो है तंतीतुल के द्वारा कराया गया था। बात करते हैं राइट आंसर सी हो जाएगा। चंगेज खान का मूल नाम क्या था, चंगेज खान की मूल नाम की हम बात करें तो इसका राइट आंसर तेमुचिन हो जाएगा। बात करते हैं ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन की बात करें तो यह किससे जुड़ा हुआ था, तो हम बात करते हैं इसका आंसर राइट आंसर की स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, तो अपने फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। यह किस क्रांतिकारी का कथन था, तो यह किसने कहा था, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो दाहिने ओर से बाईं ओर की लिखी जाने वाली लिपि थी प्राचीन भारत की। तो बात कर लेते हैं जो खरष्टी लिपि था, खरष्टी लिपि को क्या करता था, दाहिने ओर से यानी कि दाहिने और इधर से इधर लिखा जाता था। अगर ब्राह्मी लिपि की हम बात करें तो ब्राह्मी लिपि ब से क्या होता है, ब्र से ब्राह्मी और ब से क्या होता है, इधर बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता था। ये आप ध्यान रखना, ब से बाईं
ब से ब्राह्मी, इसे याद रखना है, बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ठगों का उन्मूलन की हम बात करें तो यह जो नेतृत्व में हुआ था किसने, कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में हुआ था। बात करते हैं इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी। तो इंडिया फॉर इंडियंस किताब की हम बात करें जो किसके द्वारा लिखी गई थी, C.R. दास के द्वारा लिखा गया था। बात करते हैं स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की। इसका राइट आंसर की बात करते हैं बाल पुत्र देव आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। तो किसने बगावत नहीं की थी, तो हम इसका राइट आंसर की हम बात करें तो हैदराबाद का निजाम ने नहीं किया था। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कौटिल्य की यानी कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित था। तो हम बात करते हैं यह जो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित था। बात करते हैं नेक्स्ट की भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। तो गठन की हम बात करें तो यह जो हुआ था अकबर के समय में यानी कि 1605 में हुआ था। कब, 1605 में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इंडिका का लेखक कौन है। तो इंडिका की लेखक की बात करें तो मेगास्थनीज इंडिका के लेखक है। अब बात करते हैं फ्रंटियर गांधी के किसने कहा जाता यानी कि किसे कहा जाता, फ्रंटियर गांधी किसने कहा जाता था यानी कि किसे कहा जाता था, इस तरह के क्वेश्चन है। अब बात करते हैं यह जो कहा गया था किसे, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करें तो 1761 में हुआ था। पहली लड़ाई की बात करें पानीपत की पहली लड़ाई तो यह जो हुआ था 1526 में हुआ था। और दूसरी लड़ाई की बात करें तो यह 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अब पहला की बात करें तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और चौथा की बात करें तो तीसरा की बात करें तो अहमद शाह अब्दाली और माठा के बीच जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। बात करते हैं बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है। तो बुलंद दरवाजा की हम बात करें निम्नलिखित में से जो है कहाँ पर है, तो यह जो है फतेहपुर सीकरी में है, ये आपको ध्यान रखना है। अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है। तो शीत महासागर की धारा की बात, कौन सी शीत महासागर की जलधारा नहीं है, तो हम बात कर लेते हैं यह जो अगुलाह जो है यह शीत महासागर की धारा नहीं है बल्कि ये जो है गर्म महासागर यानी गर्म महासागरीय धारा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यह किसकी धारा है, तो गर्म जलधारा, तो ये दक्षिण हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगुला, ये सारी जो ठंडी जलधारा ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो यह जो है मालदीव जो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मालदीव की राजधानी की बात करें तो माले है। कहाँ पे, मालदीव का माले, ये आपको ध्यान रखना है। गिनी बिसाऊ का बिसाऊ, ताइवान का ताइपे, निकारागुआ का मनागुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर की हम बात करें चुनने हैं कौन से, तो चलिए हम बात करें इसका राइट आंसर की। इसका राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं तो माना की हम बात करें तो माना दर्रा जो है ये दर्रा पर्वतीय दर्रा और राज्य, माना दर्रा नीति दर्रा जो ये सारे जो है उत्तराखंड में स्थित है। इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नाथुला दर्रा कहाँ पे, सिक्किम में है। जोजिला दर्रा की हम बात करते हैं कहाँ पे, हिमाचल में है। और शिवकिला दर्रा की बात करते हैं जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका राइट आंसर की बात करें तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, बराबर की गुफाओं की उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया था। तो यह किसने किया था आश्रय के रूप में, तो आजीविकों ने किया था। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। तो ज्वालामुखी द्वीप की हम बात करें भारत में बैरन है जो कि एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम की बात करें तो भारत का एक
मात्र नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है, नारकोंडम, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नीरी स्थित है। तो नीरी की हम बात करते हैं, ये कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन धन योजना प्रारंभ की है? तो अपना वन धन योजना की बात करें तो ऐसा कलाकारी कौन कर सकता है? तो ऐसा कलाकारी जो है हिमाचल प्रदेश द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित की हम बात करिए कौन सा नहीं है? भील जो है गुजरात में पाया जाता है। अब बात करते हैं गद्दी हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। कोटा के बाद तमिलनाडु में, टोडा की बात करते हैं केरल में नहीं बल्कि नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं खनिज, यहाँ पे देख सकते हैं तो खनिजों में किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो किसमें उत्पादन में भारत जो है विश्व में अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं चादरी अभ्रक की बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो यह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी का अनुच्छेद किस में है? तो 76 में है, आर्टिकल 76 में इसका वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं कि में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो यह जो है किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 2008 से प्रारंभ हुआ था। अब बात करते हैं हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति की हम बात करते हैं या किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं इसका राइट आंसर गेहूं उत्पादन से है, क्योंकि हरित क्रांति में जो है गेहूं के 500% में बढ़ोतरी हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निर्धनता का सूचकांक की अवधारणा संबंधित है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो यह जो है किसने कहा था? तो यह कहा था किसके? नरकसे ने कहा था। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था? तो यह जो है किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका राइट आंसर की बात करें सामाजिक सुरक्षा हेतु किया गया था। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो कुलगाड़ी की बात करते हैं इसमें कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो सोना खनन के लिए जो है यह जो है क्रिया संपन्न होती है। कुलगाड़ी जो है फेमस है सोने खान के लिए। बात करते हैं ये कहाँ पे है कुलगाड़ी? ये ऑस्ट्रेलिया में है स्थित, ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की कुलगाड़ी किससे संबंधित है? तो सोना के खान से संबंधित है। 90 ईस्टरीज कहाँ पे है? तो 90 ईस्टरीज की हम बात करते हैं जो हिंद महासागर में अवस्थित है। अब बात करते हैं विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किन दो पेटियों में हो जाते हैं? तो सही बात है, निम्न में से किन दो पेटियों में जाते हैं? तो बात कर लेते हैं जो है तो एक हो जाएगा अंध महाद्वीप महासागरीय, तो यह पाया जाता है मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी। तो इसका राइट आंसर की बात करें 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 और 3 हो जाएगा। बात करते हैं भारत अवस्थित है। तो भारत जो हम बात करते हैं अवस्थित है अक्षांश 8.4 डिग्री उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो कुल हम बात करते हैं 7 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। तो इसी को जो है असम जो है 7 सिस्टर का पार्ट है। तो असम एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि पूर्वोत्तर राज्य के सभी राज्यों से सीमा लगते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर की हम बात करते हैं काली मिट्टी का नाम है, और काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, और काली मिट्टी में ही जो है इसी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं काली मिट्टी में कम पानी की पटवन की आवश्यकता होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें काली मिट्टी महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश, गुजरात इत्यादि में पाया जाता है। बात कर लेते हैं हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। तो हमारे अंतरिक्ष की हम बात करें तो कुल 89 यानी कि 89 तारामंडल है। अब बात करते हैं सब सर्वाधिक जो है बड़ा ग्रह, सब सर्वाधिक बड़ा ग्रह की बात करें तो बड़े ग्रह की तो क्या हो जाएगा, बृहस्पति जो है सर्वाधिक बड़ा ग्रह है, ठीक है, और सबसे छोटा बुध है। बात करते हैं नेक्स्ट की हरित क्रांति के कारण खेत फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक की वृद्धि हुई है। तो सर्वाधिक वृद्धि की हम बात करते किसके उत्पादन में हुई है, तो हम बात कर लेते हैं बी, किसके उत्पादन में हुई है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा। 500% से अधिक जो है वृद्धि हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के अनुसार कितने 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के अनुसार गुजरते हैं। बात करते हैं भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव प्रौद्योगिकी की विविधता का तप्त स्थल है। तो कहाँ पे है, तो बात कर लेते हैं ये सुंदरबन में है, बंगाल के सुंदरबन में। अब बात करते हैं भूमध्य रेखा और निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो हम बात करते हैं यह जो है किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं, यह जो राइट आंसर हो जाएगा तो यह हो जाएगा मैक्सिको, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कर्क रेखा की हम बात करें तो भूमध्य रेखा की, तो हम यहाँ पे इसे कैसे याद रखने हैं, तो इसका ट्रिक होता है कवीम, ऐसे आपको याद रखना है। यानी कर्क रेखा की बात करते तो कुल 18 देशों से होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा की बात करते तो 13 देशों से होकर गुजरती है, और मकर रेखा की बात करें तो यह 10 देशों से होकर गुजरती है। 18, 13, 10 ऐसे आपको याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं गदर आंदोलन की स्थापना की थी। तो गदर आंदोलन की स्थापना की बात करते हैं लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था। बात करते हैं संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो यह किससे है, पंचायती राज से, किससे, पंचायती राज से। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं सी हो जाएगा। बात करते हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सबसे सर्वोच्च है, तो संविधान है। बात करते हैं हित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के लिए प्रावधान पाए जाते हैं। तो यह किसमें प्रावधान पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि एक और बी, ए और बी दोनों हो जाएगा, केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और केवल मूल कर्तव्यों में। नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो आयरलैंड से लिया गया, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की हम बात करें, यह कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। बात करते हैं पंचायती राज का प्रावधान लक्ष्य है, पंचायती राज का प्रावधान लक्ष्य की हम बात करें तो यह क्या है, तो यह जो है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है। बात करते हैं लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था, लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया। तो भारत को हम बात करते हैं यह घोषित किया गया है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में जो है घोषित किया गया। अब बात करते हैं राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य की हम बात करते हैं यह चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो बात हुडको का अर्थ होता है, तो हुडको का अर्थ की हम बात करें तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है। तो इसकी स्थापना कब हुआ था, 1970 में हुडको का स्थापना किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो कब तक बढ़ाने का लक्ष्य किया गया था, 5.6% जो है बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है। तो भारत में अधिकांश व्यक्ति की हम बात करें तो यह कृषि क्षेत्र में जो है बेकार है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की,
मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों की हम बात करें तो यह जो निर्धारित किया गया था कब, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर किया गया था। लोकसभा निर्वाचन संख्या को किस संशोधन द्वारा बढ़ाया गया, तो किस संविधान संशोधन द्वारा जो बढ़ाया गया था, ये 31वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया है। अब जो है 2026 तक जो है लोकसभा की सीट जो है यथावत रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इनके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठनों को तैयार किया गया। किसके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठन को तैयार किया गया, तो बात करते हैं यह किया गया था नगर एवं छोटे शहरों के जो है संगठनों के लिए तैयार किया गया था। अब बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण होती है, तो ये 65 साल होती है। अगर उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी कह सकते हैं। अब वही बात कर लेते हैं कि हाई कोर्ट की, तो 62 वर्ष होता है। हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की उन बात करें तो ये एससी की बात करते हैं, हाई कोर्ट की 62 साल और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 साल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन करता है, तो यह हम बात करते हैं कौन करता है, तो इसका राइट आंसर की बात करें चुनाव आयोग करता है। बात कर लेते हैं भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, तो करने वाले सदस्य की हम बात करते हैं पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं एक गोलाकार बाग के चारों ओर बना हुआ है, यानी कि एक गोलाकार मार्ग एक गोलाकार बाग के चारों ओर बना हुआ है। यदि आंतरिक वृत्त और बाहरी वृत्त की परिधि का योग 88 मीटर हो गया तथा आंतरिक वृत्त की त्रिज्या बाह्य वृत्त की त्रिज्या की 1/3 हो जाता है तो मार्ग की चौड़ाई होगी। तो मार्ग की चौड़ाई की हम बात करें तो इसकी चौड़ाई क्या होने वाला है, तो इसका चौड़ाई की बात करते 7 मीटर होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एक आदमी ने 2 स्कूटर एक ही दाम पर बेच दिया, एक में उसे 25% का लाभ हुआ, दूसरे में 25% की हानि हुआ, तो इस विक्रय से उसे क्या हुआ, तो इस विक्रय से उसे हम बात करते क्या हुआ, घाटा हुआ। क्या हुआ, घाटा हुआ। अब बात कर लेते हैं अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन है, तो प्रमुख शिल्पी की हम बात करें तो इसका राइट आंसर की बात करें तो एनी बेसेंट हो जाएगा। तो कब किया गया था, तो ये 1916 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 130 मीटर लंबे पुल को पार करेगी। तो इसको हम क्या करेंगे, 110 को 130 में ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 4 240 हो जाएगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा कह रहा है तो क्या हो जाएगा, 5/18 यानी कि 18 से 5 या 15। अब इसको 15 से भाग दे देंगे 240 में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो 16 सेकंड निकल के चलाएगा। बात करते हैं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो बच्चों के शोषण से संबंधित की हम बात करें तो कौन सा अनुच्छेद है, तो यह 1924 है। 23 की बात करें तो बच्चों के बालात श्रम का जो है अनुच्छेद इससे संबंधित है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे चलकर भी पूछे रहेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार इसमें 19 में दिया गया। अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 में दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, छुआछूत अस्पृश्यता। अब बात करते हैं विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श लेने का अधिकार किसकी है, तो यह बात करते हैं यह किसकी है, तो यह हो जाएगा आंसर राष्ट्रपति को है। अब बात करते हैं केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, वह है तो वह जो है क्या कौन है, तो यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं श्री हरिकोटा द्वीप स्थित
है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप की हम बात करें तो यह कहाँ पे अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं जो है पुलिकट झील के पास जो है श्रीहरिकोटा द्वीप जो है अवस्थित है। बात कर लेते हैं किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त करें। सिजदा तथा पैबोस प्रथा की शुरुआत जो है बलबन ने किया था प्रथा की शुरुआत, तो लेकिन इसको जो समाप्त कर दिया था जब अकबर के द्वारा, कब, तो यह जो है शाहजहां के समय में जो है मुगल बादशाह प्रारंभ किया, दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया था किसने, शाहजहां ने। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनाया था, तो पहला किला जो अंग्रेजों ने बनाया था मद्रास में बनाया था। अब बात करते हैं उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो हम बात करते हैं, यह सभी को पता है, सरोद के लिए प्रसिद्ध है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित ये आपको जानना है। अब बात करते हैं भारत में सबसे छोटा दिन होता है, तो भारत में सबसे छोटा दिन की हम बात करें तो कब होता है, तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर होता है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में बात करते हैं कौन सी नदी गिरती है, तो महानदी गिरती है। अब बात करते हैं सौर परिवार में सबसे तप्त ग्रह कौन है, तो सौर परिवार की हम बात करें सबसे तप्त ग्रह की, तो यह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये क्या होगा, तो सी वीनस हो जाएगा। सौर परिवार में सबसे तप्त ग्रह जो क्या है, वीनस है। और सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और बात करते हैं सबसे कम समय में जो है सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है अपने अक्ष पे 88 दिन में, कौन, बुध। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य 6% कम मूल्य पर बेचता है और वह कीमत पर अंकित लागत मूल्य से 15% ज़्यादा रखता है, तो व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या होगी, तो लाभ प्रतिशत की बात करें व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत की, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी यानी कि 8.1% हो जाएगा। आय जो जमा है और उसकी विनियोग नहीं है तो उसे क्या कहा जाता है, तो आय जो जमा है और उसकी विनियोग नहीं है तो उसे हम बात कर लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर की बात करते हैं इसे जमा पूंजी कहा जाता है। बात करते हैं काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, तो श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, तो उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है, तो एक श्वेत तथा चिकनी सतह की बात करते ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होते हैं। अब बात करते हैं विद्युत सेल स्रोत है, विद्युत सेल स्रोत है किसका, तो यह स्रोत है विद्युत धारा का, किसका, विद्युत धारा का स्रोत है। अब बात कर लेते हैं जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली यानी कि समुदाय की ऊर्जा क्या होती है, तो समुदाय की ऊर्जा की बात करते हैं घटती है, क्या होती है, घटती है। बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट की, किसी तत्व के रासायनिक गुण भिन्न में से कौन तय करता है, निम्न में से कौन तय करता है, तो किसी तत्व के रासायनिक गुण तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है यह गुण को जो तय करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। पीडीएफ लेनी है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो डायरेक्ट जो है टेलीग्राम ज्वाइन करें और पीडीएफ के साथ साथ और कई सारी जानकारियाँ वहाँ पे शेयर की जाती है, उसे भी डाउनलोड कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।